Class 10th Geography Chapter 4. Dear students, today I will teach you about plantation crops and non-food crops again in this video. आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ अखाद्य फसल और बागवानी कृषि के बारे में फिर से बता रहा हूँ। प्लांटेशन क्रॉप्स सुगर कैन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, कॉटन and some types of fruits are included in plantation crops. बागवानी कृषि के अंतर्गत सेब, केला, नाशपाती, अंगूर और बहुत तरह के आम, लीची ये फल आते हैं। इसके अतिरिक्त चाय, कॉफ़ी, गन्ना, ऑयल सीड आदि इसमें शामिल किए गए हैं प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत। अब इस प्लांटेशन क्रॉप्स में रबर, कॉटन, जूट आदि भी आता है, लेकिन इसका अलग वर्गीकरण नॉन फूड क्रॉप्स में किया गया है। सो पहले प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में आप समझिए। शुगर कैन यानी कि गन्ना, शुगर इंडस्ट्री के लिए एज ए रॉ मटेरियल इसका उपयोग होता है। गन्ने की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और यह शुगर कैन जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप, हॉट एंड हमिड क्लाइमेट इसके लिए ज़रूरी होता है। ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय जितने भी क्षेत्र होते हैं यहाँ शुगर की खेती होती है। और इसके बाद हॉट एंड हमिड क्लाइमेट, गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा इसमें 75 से 100 डिग्री सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से गन्ने की खेती होती है, शुगर कैन। इसके बाद ऑयल सीड आता है। ऑयल सीड का मतलब होता है एक ऐसा, मतलब संक्षेप में कही, तेलहन फसल जिससे तेल की प्राप्ति होती है, ऑयल सीड्स। ग्राउंडनट, सीसम, कस्टर्ड सीड्स ये सब इसमें खरीफ और रबी दोनों आता है। खरीफ क्रॉप का जो खेती होता है, खरीफ फसल, उसमें सरसों का तेल, राई, तीसी जिसको अलसी कहते हैं, और ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी ये सब इससे जो तेल प्राप्त किए जाते हैं, है ना, या नारियल का तेल है, अंडी का तेल है, ये सब बहुत सारा चीज़ जो प्राप्त किया जाता है वह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में विशेष रूप से इसकी खेती की जाती है ना। खरीफ नॉर्थ इंडिया में यह खरीफ फसल होता है और साउथ इंडिया में यह रबी फसल के अंतर्गत बोया जाता है। और कस्टर्ड सीड जो है अंडी का तेल या बीज, उसका जो उत्पादन होता है, ये दोनों सीजन में इसका उत्पादन होता है, खरीफ और रबी दोनों में। और ये जितने भी प्रकार के तिलहन फसल हैं, यूज्ड बोथ एज ईटिंग, कुकिंग मीडियम, अदर ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर्स, लिनसीड, रॉ मटेरियल फॉर सोप, कॉस्मेटिक, ऑइंटमेंट्स, है ना। साबुन वगैरह में भी कुछ ऐसे तेल का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। और खाना पकाने के लिए भी, खाने के लिए भी बहुत तरह के ऐसे खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ जो है सो कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल जो है वह सिर में लगाने और अन्य दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जबकि साउथ इंडिया में, है ना, कोकोनट ऑयल जो होता है, नारियल का तेल, उसमें खाना भी पकाया जाता है। ऐसा आप जब उधर जाएंगे तो आप देखेंगे। टी और कॉफ़ी, टी के बारे में जानिए। प्लांटेशन क्रॉप्स इज टी,
चाय जो है वह प्लांटेशन क्रॉप से बागानी कृषि के अंतर्गत आता है। और चाय के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप ले लें कि सबसे पहले चीन में, चाइना में चाय का उत्पादन शुरू हुआ था, और कॉफ़ी जो है उसका उत्पादन सबसे पहले ब्राज़ील में किया गया था, है ना, ब्राज़ील में। और ब्राज़ील की पहाड़ियों पर में बकरी सबसे पहले उछल कूद करती थी और कॉफ़ी के सीड को खाती थी, और इसके बाद उसमें एक नई ताकत स्फूर्ति आ जाती थी। इसके बाद वहाँ के गडेरियों ने उसके बारे में खोज किया और तब जाकर के कॉफ़ी का प्रचलन हुआ, है ना। हमारे देश में कॉफ़ी विशेष रूप से कर्नाटक में उपजाया जाता है। तो टी के बारे में जानिए। प्लांटेशन क्रॉप्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, खास करके असम, दार्जिलिंग, मेघालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि के पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ ठंड भी पड़ती है और वर्षा भी अधिक होती है और पानी जड़ में ज़्यादा देर नहीं टिक पाता है, ऐसे क्षेत्र में चाय की खेती अधिक होती है, पहाड़ी क्षेत्र में। डीप वेल ड्रेनेज सोइल, इसमें एक अच्छा जल निकासी वाली व्यवस्था होनी चाहिए चाय की खेती के लिए। और फ्रिक्वेंट शॉवर्स एट ओवर द ईयर, सालों भर हल्की फुहार के रूप में जो है सो वर्षा का होना बड़ा जरूरी होता है। इसके बाद लेबर इंटेंसिव, यह एक श्रम साध्य फसल है, अधिक लेबर की आवश्यक, मैनुअल पावर की आवश्यकता इसमें अधिक होती है ना। प्रोसेसिंग विद इन टी गार्डन, और चाय के बागानों में ही इसको प्रोसेस्ड करके और पैकिंग की जाती है। इसके बाद आसाम, जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु, केरला, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है। और प्लांटेशन क्रॉप्स में जो कॉफ़ी आता है ना, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इसकी खेती होती है, और यह गर्म और स्वच्छ साफ मौसम वाले क्षेत्र में इसका उत्पादन जो है सो अधिक होता है। डीप वेल ड्रेनेज सोइल, अच्छा और जल निकासी वाली मिट्टी ज़रूरत होती है इसमें। और इन ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर्स, जैविक खाद्य पदार्थ जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक हो, ऐसी मिट्टी में इसकी खेती अधिक होती है। इसके बाद यह भी लेबर इंटेंसिव कृषि के अंतर्गत आता है, इसमें भी अधिक परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता होती है और मैन पावर की। और हमारे देश में विशेष रूप से कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में इसकी खेती होती है। इसके बाद अगला है आपका नॉन फूड क्रॉप्स, रबर। रबर जो है उसके लेटेक्स से दूध तैयार किया जाता है, जिसको लेटेक्स कहते हैं, है ना, और रबर फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। इट इज़ एन इक्वेटोरियल crop, but under a special condition it is also grown in tropical and subtropical areas. It requires moist and humid climate. यह उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसकी खेती होती है। गर्म और आर्द्र वातावरण इसके लिए ज़रूरी होता है, और जलवायु भी वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर इसमें होना बहुत ज़रूरी होता है, और टेम्परेचर एबव 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री से ऊपर तापमान का होना रबर की खेती के लिए ज़रूरी होता है। सो इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी खेती होती है। इसके बाद फाइबर क्रॉप्स में रेशेदार फसल में कॉटन, जूट ये सब आता है, इसकी खेती की जाती है। तो फाइबर क्रॉप्स जो है कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क, प्राकृतिक रेशम, रेशम के कीट से उत्पादन होता है ना। मलबरी ट्री जिसको कहते हैं, सहतूत का पेड़, है ना, एक जंगली पेड़ है, इस पर रेशम के कीट का पालन किया जाता है। तो अब आइए कॉटन और जूट, इसकी खेती कहाँ होती है यह मैं आपको लास्टली बता रहा हूँ। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। दक्कन के पठारी क्षेत्र में जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र में कपास की खेती अधिक होती है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, इसमें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, हल्के वर्षा की खेती के समय ज़रूरत पड़ती है।
एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, एकदम कुहासा फ्री और स्वच्छ मौसम जो है वह 210 दिन तक जो है इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है उसका इसमें ज़रूरत पड़ता है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप्स एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर, 6 से 8 महीना फसल पककर तैयार होने में इसमें समय लगता है। और हमारे देश में कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी और हरियाणा, इन राज्यों में कपास की खेती अधिक होती है। इसके बाद लास्ट है जूट, है ना, यह भी फाइबर क्रॉप्स है। जूट जिसको पटुआ पटसन कहते हैं, वर्षा के समय में उगाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, है ना, गोल्डन फाइबर इसको कहा जाता है, सुनहरा रेशा। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेनेज फर्टिल सोइल इन द फ्लड प्लेस, जहाँ बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, बाढ़ वाला मैदान, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में, बिहार आदि में बड़े पैमाने पर जूट की खेती होती है। और वेयर सोइल्स आर न्यूएड एवरी ईयर, जहाँ बाढ़ के पानी के द्वारा हर साल नई मिट्टी बहा करके लाई जाती है, ऐसे खेतों में इसकी खेती अधिक होती है। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और आर बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि में इसकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। इस पाठ में टोटल इतना ही। कुछ महत्वपूर्ण शब्द डिटेल्स जो हैं ना, वर्ड डिटेल्स, उसमें एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और पीडीएस, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 नंबर का क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछता है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली की दुकान, उसको पीडीएस सिस्टम कहा जाता है। और एमएसपी का फुल फॉर्म जान लीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका हिंदी अर्थ हुआ। इसका मतलब होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म प्राइसेस। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसलों को मार्केट में बेचते हैं, सरकार के द्वारा उसका न्यूनतम मूल्य तय किया जाता है, उसी को एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके बाद लास्ट है एक ग्लोबलाइजेशन, अलग इसका चैप्टर ही है, वो आप पढ़िएगा। ग्लोबलाइजेशन मतलब भूमंडलीकरण। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें कि द प्रोसेस बाय व्हिच बिजनेसेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस और स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन एन इंटरनेशनल स्केल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब एक वस्तु, अर्थव्यवस्था या सेवाएं एक देश से दूसरे देश तक संपूर्ण विश्व में उसका आयात निर्यात होता है और वह विश्व स्तर पर फैल जाता है, उसको हम भूमंडलीकरण कहते हैं, दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन। इस पाठ में टोटल इतना ही। और कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज का क्वेश्चन और सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दे रहा हूँ। फेयर की कॉपी में आप लिखेंगे और अच्छी तरह से मेरे वीडियो को देखकर समझेंगे। इस पाठ के लिए टोटल इतना ही। थैंक यू।